काम सूत्र का सभी को पता कितनी कलाओं का वर्णन है। मैंने आपको बता रखा है, कंसेप्ट बता रखा कि काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। ललित विस्तार जी बड़ा विस्तार यानी बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत ना हो ना, विस्तार 86 कला है। प्रबंध कोश 72 कला है। उसके बाद लगभग 64 कलाओं का ही वर्णन माना जाता है सभी ग्रंथों में। काम सूत्र का अनुवाद किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा। तो काम सूत्र का जो अनुवाद किया था वो किसने करा था? नहीं, स्टाइलग्रामिस ने नहीं। क्यों स्टाइलग्रामिस क्यों रखा? काम सूत्र का करा था उसने, उसने चित्र सूत्र का करा था। महादेव शाह, स्टाइलग्रामिस, अवनींद्रनाथ और आनंद कुमार स्वामी, है ना, इन तीनों चारों लोगों ने किसका चित्र सूत्र का अनुवाद किया। अनुवाद पूछ रहा काम सूत्र, काम सूत्र का अनुवाद किसने किया था? तो जो टीका कर रहा काम सूत्र की, जो टीका कर रहा वही तो अनुवाद कर रहा है, जो उसने किताब तैयार कर रहा है दूसरी, यानी और एक शब्द ले लिया, उस एक शब्द के बारे में विस्तार से बता रहा, तो वो अनुवाद है जी भाई, वो तो अनुवाद है, वो समझा रहा लोगों को, किसी को मतलब अपनी बात समझा रहा, ठीक है नहीं। तो किसने करा था? सबसे पहले पंडित यशोधर ने। पंडित यशोधर कहाँ के थे? ये उसके जी जयपुर निवासी पंडित यशोधर ना, काम सूत्र की टीका उन्होंने की थी। भरत मुनि के रसों की संख्या सभी को पता, 8 रस है, 8 भाव है, 33 संचारी भाव है और 49 व्यभिचारी भाव है भरत मुनि के। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? सभी को पता। कला का वर्गीकरण सबसे पहले पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में करा। उसने कहा कि कला एक मानव निर्मित है और एक प्राकृतिक निर्मित है। फिर उस मानव निर्मित को उसने कहा कारू और चारू। कुछ कलाएं ऐसी है जो मशीनों के द्वारा होती है, जिनमें भाव रस नहीं होता, कारू, और जिनमें भाव रस होता है वे 5 कला होती है, चारू, ठीक है ना। अच्छा, उनमें बताया जाए फिर कि इनमें 3 कला जो है दृश्य जो दिखाई देती है वो दृश्य प्रधान है, और जो सुनाई या फिर जो समझे जाती है, जो सुने जाती है और समझे जाती है, वो एक ध्वनि प्रदान होगी और एक शब्द और उसके अर्थ प्रदान होगी, है नहीं। ठीक है। अब अगर मान लिया हम कहते हैं कि सुनारगिरी किस कला के अंतर्गत आती है, कारू या चारू के अंदर, तो कौन सी आओगी? कारू में आओगी ना। सुनारगिरी आभूषण बना रहा, तो एक जैसे आभूषण, यानी अगर इस हाथ का कंगन है तो ऐसे दूसरा हाथ भी वैसे होगा, सीधी बात है। ऐसे तो नहीं, एक हाथ में अलग होगा दूसरे में अलग, तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक हाथ, एक कान में कुंडल अलग, एक में अलग, नहीं चलना है काम, है नहीं। तो सुनारगिरी किसमें आ रही? उसमें भाव रस नहीं, उपयोगी रस, उपयोगी कला। आएगा क्वेश्चन। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, चित्र सूत्र का अनुवाद सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा किया गया था? और उसके बाद आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, इंग्लिश में दोनों ने। सबसे पहले स्टेला क्रेमब्रिज और उसके बाद आनंद कुमार स्वामी, उसके बाद डॉक्टर महादेव शाह हिंदी में। क्लियर? क्लियर है ना। इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन बनने हैं, अगर बात होगी तो ऐसे क्वेश्चन बना के लेगा होगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है 5 रंगों का वर्णन है, मुख्य रंग। सभी ग्रंथों ने अपने अपने रंग बताए, किसी ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है मार्कंडेय मुनि, और मार्कंडेय मुनि ने कहा नहीं, प्राथमिक रंग 5 होते हैं, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टि से प्राथमिक रंग 3 माने गए, प्राकृतिक के अलग और पदार्थ के अलग। पदार्थ के वे रंग जिन्हें हम अपने आप तैयार कर सकते हो, प्रकृति के रंग वे हैं जिनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है भाई। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई थी? भारतीय ग्रंथ पूछ रहा है कि रस से चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ पर करी गई? तो नाट्य शास्त्र में रस और भाव, और अभिनव गुप्त के अभिनव भारती, ये 2 ग्रंथ है जिन पर चर्चा करी गई। सबसे पहले नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने करी, और उसके बाद अभिनव गुप्त ने 9 रस इसमें जोड़ दिया। अभिनव गुप्त ने कह दिया कि ठीक है 8 रस तो है, लेकिन एक रस शांत भी है, निर्वेद जिसका स्थायी भाव है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया था? पुराण कितनी पुराण है टोटल? 18 पुराण। हाँ, तो ये कह रहा है कि कला में जो सबसे ज्यादा वो दिया गया था, सर्वोच्च स्थान जो दिया कला को, कौन सी पुराण थी? तो वो था आपका विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर
पुराण में कलाओं को सबसे उच्च मानने गया, यानी श्रेष्ठ मानने गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडेय। मार्कंडेय मुनि, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत आसान सा आएगा, पूछ लिया कि कौन सी कला में किसकी प्रधानता है। क्या रहा, चित्रकला में किसकी प्रधानता, दृश्य प्रधान। मूर्ति कला में, ये भी दृश्य प्रधान, नृत्य कला में, ये भी दृश्य प्रधान है। और संगीत में ये ध्वनि क्या अलग प्रधान। होगा। बस ये पूछ रहा है कि वो चुनो जो और तीन से अलग है। तो तीन तो हो गए दृश्य दिखाई देने प्रधान। वाले, भाई देख के तो समझेंगे ना, है नहीं। जी। और एक होगा इसमें संगीत यानी ध्वनि से प्रधान। अगर आवाज आओगी तो पता चलेगा हाँ कहीं कुछ हो रहा। प्लास्टिक आर्ट नहीं है पूछ रहा, तो प्लास्टिक आर्ट हो क्या, पहले तो बताओ। रूपप्रद प्लास्टिक आर्ट किसे कहेंगे हम, रूपप्रद कला को। वो कला जिन्हें हम जिन्हें मतलब जिनका रूप बदल सकते हो, सारी प्लास्टिक आर्ट के अंदर आती है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत प्लास्टिक आर्ट में नहीं, उसका रूप नहीं बदल सकते, उसे तोड़ मोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्लास्टिक आर्ट या डिस्पोजल ये भी कह सकते हैं, डिस्पोजल यूज करा। अब ये कागज है, गिलास में चाय पी ली, अभी इसे सीधा करके इसमें लिख भी लो, इसमें चित्र बना लो, कुछ और भी कर लो, पीछे लिख लो, नंबर लिख लो इसका, ठीक है नहीं। कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ था, यानी कला शब्द का जो परिचय की शुरुआत जो हुई थी कला शब्द की सबसे पहले वो कहाँ हुई थी। तो कला शब्द की जो सबसे पहले पहचान हुई थी वो हुई थी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या हुआ था, कला शब्द का जिक्र भी हुआ, और इसी ऋग्वेद में सबसे पहले चित्र भी मिला, अग्नि देवता का, चमड़े में बना हुआ अग्नि देवता का सबसे पहले चित्र मिला, जिसमें लोग क्या करते थे, अग्नि यानी अग्नि हवन के समय उसे क्या कर लेते, सामने लटका के तब उसकी पूजा पाठ की जाती थी हिंदू धर्म में। आज भी है बहुत सारी जगह, तस्वीर हम रख ले लाके, यानी फोटो रख लिया, मूर्ति रख ली, तो पूजा कर रहे हैं ना घरों में बहुत सारे लोग, वही सब मैटर। उपयोगी कला का संबंध, तो उपयोगी कला जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रही, कार, मोटरसाइकिल, कपड़े, है ना, बढ़ाईगिरी, सुनारगिरी, ये सब क्या है, उपयोगी कला की पार्ट है। तो आभूषण से संबंध है, उपयोगी कला नहीं आभूषण, लेकिन वे सारी चीजें उपयोगी कला में आती है जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनमें भावरस नहीं होता। अष्टधाई में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया था। तो अष्टधाई में शिल्प कला का प्रयोग जो किया गया था वो क्या गया था, ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए। किसमें, अष्टधाई। कौन है लेखक, इसी में सबसे पहले प्रयोग करा, यानी कला का वर्गीकरण इसी में सबसे पहले करेगा, दो भागों में। कला को कहा गया एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। मानव निर्मित जो कला है उन्हें कहा गया शिल्प। वही बात पूछ रहा कि अष्टधाई में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया, तो शिल्प शब्द प्रयोग किया गया मानव निर्मित कला के लिए। उसमें भाव प्रधान भी आएगी और रस प्रधान भी आएगी, ठीक है ना। और आपकी जिनमें भाव रस नहीं होता वे भी आएगी, यानी कारू और चारू दोनों का जिक्र होगा, दोनों के लिए एक शब्द होगा शिल्प। शिल्प का मतलब होगा कला क्रम, कुछ ना कुछ तैयार करना, बनाना, ठीक है। किसने करा, पाणिनि ने, अष्टधाई।